बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उनका डिफरेंस आ जाएगा ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसमें हम फंक्शनल ग्रुप की जो है वो बेसिस पे जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनका क्या इंट्रोडक्शन है, तो देखते हैं बेटा बोर्ड की तरफ। बेटा सबसे पहले बर्जीलियस, जो कि अपने बहुत सारे कारनामों की वजह से मशहूर था, जिनमें मेजर जो उसके कारनामे थे उनमें एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट करना, एटॉमिक सिंबल्स उसने असाइन किए थे और एंजाइम्स को क्लासिफाई किया था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी ज़्यादा एक मशहूरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड था अपनी इन चीज़ों से। तो जब उसने वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई तो लोगों ने उसे ठीक माना। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंसान लैब में तैयार नहीं कर सकता। मैन इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब बिकॉज अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम। वाइटल फोर्स क्या है? एक नेसेसरी फोर्स है, एक एसेंशियल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्रिएट करने का बायस बनती। चूंकि इंसान के पास ये फोर्स नहीं है, लिहाजा इंसान इन चीज़ों को लैब में तैयार नहीं कर सकता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे जो इंसानों में, जानवरों में, पौधों में पाए जाते हैं? वो कौन से हैं? वो बेटा प्रोटीन्स हैं, जिनसे आपकी बॉडी में तमाम जो गोश्त वगैरह प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अलावा विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं जो चिकनाइयाँ होती हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हम उन्हें खाते हैं, हमारी डेली जो ना वो फूड का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस हम इन चीज़ों को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। काफ़ी लंबे अरसे तक लोगों ने इस बात को सही माना और ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई रिसर्च ना हो सकी। लेकिन बाद में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो है वो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। फ्रेडरिक वूलर वो साइंटिस्ट है जो दो इनऑर्गेनिक चीजों को आपस में मिला रहा था। दो इनऑर्गेनिक चीजें कौन सी थी? एक सिल्वर सायानेट और एक अमोनियम क्लोराइड। इन दो इनऑर्गेनिक चीजों को आपस में मिला रहा था और इनके मिलाने से जो कंपाउंड बना वो अमोनियम सायानेट था। अब उसने ये सोचा, फ्रेडरिक वूलर ने, कि भाई दो इनऑर्गेनिक चीजें हैं तो इनके मिलने से जो प्रोडक्ट है वो भी इनऑर्गेनिक ही होगा। ही कंसिडर्ड कि अमोनियम सायानेट NH4CnO अमोनियम सायानेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हासिल हुए। लेकिन जब अमोनियम सायानेट को हीट किया गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये यूरिया में कन्वर्ट हुआ। वो जो यूरिया है वो इंसानों में, जानवरों में, हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, जिसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन की शक्ल। तो यूरिया इंसानों जानवरों में पैदा होता है, तो जो इंसानों जानवरों में मौजूद है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट से हासिल किया गया और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, उसे नहीं पता था कि वो ये चीज प्रिपेयर कर रहा है। तो फिर इस चीज पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल हुआ है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएजेंट, तो फ्रेडरिक वूलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी किसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सोर्स से या इनऑर्गेनिक रिएजेंट से बनाया जा सकता है। तो ये यूरिया जो पहली डिस्कवरी थी, ऑर्गेनिक डिस्कवरी, इसने फ्रेडरिक, वो जो बर्जीलियस था, उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, उसे कैसे पता चला था वूलर को कि जी फलां इनऑर्गेनिक है, फलां ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली खासियत यह है कि दे आर मोस्टली नॉन फ्लेमेबल।
इनको आग नहीं लगती। दिस वन नॉन फ्लेमेबल। पहली प्रॉपर्टी आप कह लें, दे आर मोस्टली सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक होने की निशानी है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होते हैं, इट मींस दे आर हार्ड सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड नहीं होते। और आखिरी चीज कि दे गिव फास्ट रिएक्शन, इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और जो है वो तेजी से रिएक्शन अकर होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हमारी बुक में लिखी हैं उनके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप पेट्रोल को देखें, वो ऑर्गेनिक है, आप उसे ओपन कंटेनर में किसी खुले बर्तन में रख दें, फौरन इवेपोरेट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, सॉफ्ट सॉलिड बनाते हैं ये। सॉलेबिलिटी, ये मोस्टली वाटर सॉलेबल नहीं है, ये नॉन पोलर होते हैं, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है कि ये खुद नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हल होंगे, तो इनकी सॉलेबिलिटी वाटर में जरा कम है और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर वगैरह में ये आसानी से सॉलेबल होते हैं। फ्लेमेबल, ये बड़ी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर फायर कैचिंग है। फ्लेमेबल का मतलब है फायर कैचिंग, फौरन आग पकड़ते हैं। आप कैंडल को देख लें, आप पेट्रोल को देख लें, आप जो ना फ्यूल जो भी यूज कर रहे हैं वो सारे ज्यादातर ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक दे आर मोस्टली फायर कैचिंग। इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं एंड वी नीड अ कैटलिस्ट टू एनहांस देयर स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि इनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सके। अब जो बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं हम उनकी तरफ आते हैं। कैटिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है जी, उसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। अब सेल्फ लिंकेज क्या मतलब है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनना। अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनते चले जाते हैं और लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। हमारी बॉडी इसकी एग्जांपल है, हमारे सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे कार्बन है जो आपस में मोस्टली अटैच है। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उन बड़े बड़े दरख्तों में भी ऐसे ही जो है वो कार्बन टू कार्बन एक लंबी चेन बन रही। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है बॉन्ड एनर्जी। कार्बन टू कार्बन जब बॉन्ड बनता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इट मींस एक स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। और जितने ज्यादा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। यानी कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करके ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक मीन कोवलेंट। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल की वजह से बने हुए हैं। अब इनमें जरूरी नहीं कि सारे नॉन मेटल्स ही ऑर्गेनिक बनाए, कार्बन लाजमी है, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो अब हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीजें दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल का बॉन्ड हमेशा आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो हम उसे नॉन आयनिक कह दें या कोवलेंट बॉन्ड कह दें, कोवलेंट कैरेक्टर कह दें, एक ही बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली जो है वो कोवलेंट और नॉन आयनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। हम इसी लेक्चर में एंड पे आइसोमेरिज्म का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझाने के लिए ये मैंने एक फार्मूला लिखा है C2H6O, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो एक मोलेकुलर फार्मूला है ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हमारे पास आ सकता है। वो कौन कौन से हैं जी, एथेनॉल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी कहते हैं इसे, और डायमिथाइल ईथर, ये जो CH3OCH3 डायमिथाइल ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं बेटा इसे। अब दोनों में गौर करें तो 2 कार्बन है 3 to 5 और 1, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां भी 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों केसेस में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है,
लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers of each other and phenomena is called isomerism। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर आइसोमरिज्म शो करते हैं। ये बात हो गई जी। सिमिलैरिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंजेक्टिव मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मीथेन है बेटा, ईथेन है, प्रोपेन है। मैंने 3 मेंबर लिखे अल्केन फैमिली के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन और इथेन में बेटा CH2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का है। इसी तरह इथेन और प्रोपेन में भी CH2 का डिफरेंस है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो जिस सीरीज में ये डिफरेंस होता है हम उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर के रिएक्शन पढ़ लें, सारी फैमिली के रिएक्शन वैसे ही होते हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो इसी तरह इथेन की ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन की ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल बनेगा। तो ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, तो ये बात आ गई हमारे पास। इसी तरह और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, 1000 में चली जाती है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। जैसे हेमोग्लोबिन का है, जैसे स्टार्च का है, जैसे पॉलीसैकेराइड्स का होता है, जैसे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। देन हम इनको फिर इस लेवल पे, FSC लेवल पे स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट जो ना टॉपिक को समझने के लिए पहले इन चीजों से रिलेटेड कुछ MCQs जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब की स्क्रीन पे बेटा एक कंपैरिजन नजर आ रहा है आपको, जो मैं आपको बता चुका हूं, ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट आपको बताया बर्जीलियस ने बताया, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रोवाइड की, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट आके फ्रेडरिक वूलर ने जो है ना वो खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। तो बेटा पहला MCQ अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। Organic compound could be synthesized by living organism, plants and animals only. This is in accordance to, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, प्लांट एनिमल से। और ये किसके अकॉर्डिंग टू है, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंगली है? पहली ऑप्शन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दूसरी ऑप्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी, तीसरी ऑप्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और चौथी ऑप्शन है वेसिपर थ्योरी। तो बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की है, सेकेंड ईयर में आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो ये उसके बारे में है। और जो बीटा ऑप्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बर्जीलियस ने दी थी और इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ एनिमल और प्लांट सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है, हम इनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यही बेटा इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है और वैसी पर जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इस MCQ का आंसर हो गया बीटा आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक MCQ है। MCQ देखिए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखें। पहले नंबर पे है, नंबर 1 पे है आइसोमॉर्फिज्म, दूसरी है कैटिनेशन, तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और चौथी है आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते जो अबव स्टेटमेंट दी गई है कौन सी इनकरेक्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। तो बेटा कैटिनेशन मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया, आइसोमेरिज्म भी बताया। आइसोमॉर्फिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइसो कहते हैं सेम को, मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को। जब दो डिफरेंट कंपाउंड की सेम क्रिस्टलाइन शेप हो जाए उसे आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मोस्टली क्रिस्टलाइन होते ही नहीं है, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, ये तो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी क्रिस्टलाइन नेचर बहुत कम एग्जिस्ट करती है, तो दे डू नॉट शो एनी आइसोमॉर्फिज्म। तो फिर ये पहला ही अल्फा ऑप्शन 1 ओनली बट इसका आंसर है, ये उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करता, तो इसका आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन 1 ओनली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट MCQ आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। कहते हैं सारे इनऑर्गेनिक है सिवाय एक के।
पहली ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। जो बेटा मैंने अभी बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाईली फ्लेमेबल हो, जिनको जल्दी आग लगती हो। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये फायर कैचिंग नहीं है, तो फायर कैचिंग ना होने की वजह से ये इनऑर्गेनिक है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी कार्बन है, सल्फर भी है, लेकिन ये भी फायर कैचिंग नहीं है। तीसरे नंबर पे शुगर है, शुगर जो है उसमें कार्बन है, वाटर में जरा लेस सॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल है। ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन ये जो है वो फ्लेमेबल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी आपको बता चुका हूं उनसे मैच नहीं करते हैं। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन जो चार्ली है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं, तो ये बेटा ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको समझने के लिए हम बोर्ड पे देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक का नाम देते हैं, नॉट साइक्लिक, यहां पे ए से मुराद है नॉट साइक्लिक। और जो क्लोज चेन है वो रिंग कंपाउंड भी कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं, क्लोज चेन भी इन्हें कहा जाता है। तो पहले ओपन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम ओपन चेन की बात करते हैं जो एसाइक्लिक कहलाते हैं, इनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड चेन भी कहते हैं, इसे नॉर्मल चेन भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे ब्रांच्ड चेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो स्ट्रेट चेन में मैंने यहां पे 4 कार्बन की एक चेन बनाई है। 4 कार्बन की चेन को बेटा आप जानते हैं ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल या नॉन ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। मैं बच्चों को इसकी पहचान कैसे सिखाता हूं, देखें जी। चेन का पहला और आखिरी कार्बन जो कि CH3 की शक्ल में आपके सामने नजर आ रहा है, ये ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। ऐसे कार्बन को बेटा कहते हैं प्राइमरी कार्बन। P के ऊपर डिग्री या 1 के ऊपर डिग्री से शो किया जाता है। तो ये दोनों कार्बन जो है, पहला और आखिरी कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है। दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन प्राइमरी हो गए। और वो कार्बन जो सेंटर में CH2 की शक्ल में नजर आ रहे हैं, ये वो कार्बन है जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये बेटा सेकेंडरी कार्बन है। S के ऊपर डिग्री या 2 के ऊपर डिग्री से शो किया जाता है। तो ऐसी चेन जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन आए बस, उसे कहते हैं नॉर्मल चेन या नॉन ब्रांच्ड चेन। ये बेटा डेफिनेशन आ गई स्ट्रेट चेन की या नॉन ब्रांच्ड चेन की। अब आते हैं ब्रांच्ड चेन की तरफ। इसमें देखें और सोचें जरा कि कितने प्राइमरी कार्बन है। ये बेटा पहला, आखिरी और जो ये CH3 है, ये तीनों प्राइमरी हैं, ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये प्राइमरी आ गया। और जो सेंटर वाला कार्बन है जो CH की शक्ल में है, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। ये टर्शरी कार्बन कहलाता है। तो ऐसी चेन जिसमें कोई एक टर्शरी आ जाए या क्वाटरनरी कार्बन आ जाए, देखें जरा, ये बेटा मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है जिसमें एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 4 मिथाइल जुड़े हुए हैं, जो जिनको मैंने इंसर्कल किया, ये सारे प्राइमरी कार्बन हैं। दे आर डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन। लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन है दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, उसे क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है बेटा।
क्वाटनरी कार्बन वो है जो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी कार्बन वो है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चेन जिसमें टर्शरी और क्वाटनरी कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ये बेटा दोनों टाइप्स थी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की यहां पे दो मेजर कैटेगरीज हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक के नाम से जाहिर है कि रिंग बनाने वाले जो भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। होमो का मतलब ही सेम होता है और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जिन एटम से मिलकर रिंग बन रहा होगा वो उनमें कोई एक एटम या एक से ज्यादा एटम डिफरेंट होंगे, सारे सेम नहीं होंगे। तो होमोसाइक्लिक, क्योंकि ऑर्गेनिक के पढ़ रहे हैं तो होमोसाइक्लिक को ही एक और नाम दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक, यानी सारे रिंग बनाने वाले एटम जो है वो कार्बन हो, और हेट्रोसाइक्लिक में सारे रिंग बनाने वाले एटम कार्बन नहीं होंगे। तो बेटा इसी टॉपिक को नेक्स्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी, अब हमने डिफरेंस समझना है होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक की मैं बस आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि रिंग बनाने वाले जो एटम्स हैं वो सारे सेम होंगे। जैसे हम बेंजीन को देखते हैं, बेंजीन के केस में यहां पे लिख रहा हूं, बेंजीन का फार्मूला बेटा आप सब जानते हैं C6H6। रिंग कार्बन से मिलकर बनता है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन होमोसाइक्लिक में आगे दो कैटेगरीज है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसमें कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने डबल बॉन्ड्स लिख दिए। अब डबल बॉन्ड आ चुके हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन साथ एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक की डेफिनेशन जो है वो हमारी बुक में लिखी हुई है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने लगा हूं बेटा। जिसमें ये 3 शर्तें पूरी होंगी वो एरोमेटिक होगा। जिसमें इन तीनों में से एक शर्त भी पूरी ना हुई, यानी खास तौर पे आखिरी 2 शर्तें पूरी ना हुई, वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। पहली शर्त है रिंग, रिंग होना चाहिए, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी शर्त है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होती है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन यहां मैंने 3 लिखी हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड आ जाए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे बेंजीन में देखें डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। ये कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो कंपाउंड हम बाद में डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर आ जाए, इनको भी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। तो अभी बेंजीन की बात हो रही है, उसमें पहली शर्त पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक शर्त। दूसरी शर्त जो है वो रिंग थी, वो बता चुका हूं। तीसरी शर्त है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पाई बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो बेंजीन के केस में जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरह अगर नेफ्थलीन को देखा जाए, यहां पे लिख रहा हूं, नेफ्थलीन में बेटा 5 पाई बॉन्ड्स हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो टोटल हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का डिफरेंस है। 6 और 4 10 और 4 14, 4 18, 4 22 अप टू सॉन। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये 3 शर्तें जिसमें पूरी होंगी वो एरोमेटिक, लेकिन जिसमें ये 3 शर्तें पूरी ना हो, सिर्फ पहली शर्त पूरी हो जाए, जैसे देखें CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 रिंग बंद, 3 कार्बन है, रिंग बना रहे हैं,
कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को बेटा एक ट्राइंगल की शक्ल में लिखा जाता है, ट्राइंगल की शक्ल में, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो जब इस तरह बनाया जाएगा आपके सामने स्क्वायर, तो इसमें 4 कोने हैं, इट मीन 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन। अगर बेटा मैं उसके अंदर एक पाई बॉन्ड बना दूंगा तो बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। अगर मैं इस तरह 5 कोनों वाला रिंग बना दूं एक, तो ये साइक्लोपेंटेन। इस तरह बेटा इसमें मैं ये देखें, ये बना दूं साइक्लोहेक्सेन। अगर उसके अंदर एक पाई बॉन्ड लगा दिया जाए साइक्लोहेक्सीन। अगर 2 पाई बॉन्ड लगा दिया जाए साइक्लोहेक्साडाइईन। ऐसे ही ब्यूटेन था, ब्यूटेन के अंदर एक पाई बॉन्ड बनाया था हमने साइक्लोब्यूटीन। अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाएं तो साइक्लोब्यूटाडाइईन। ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। क्यों? इनमें बेटा ये 3 शर्तें पूरी नहीं होती। इन सब में पहली शर्त पूरी हो रही है रिंग, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। देखें किसी में पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें है, इसमें और इसमें, इन दोनों केसेस में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2-2 हैं, 2-2 पाई बॉन्ड्स हैं, और वो कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन मीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन तीसरी शर्त है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो इसमें पूरी नहीं हो रही। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। तो जिसमें ये 3 शर्तें पूरी हो जाए वो एरोमेटिक, जिसमें 3 शर्तें पूरी ना हो वो एलिसाइक्लिक। ये सारे कौन से थे? होमोसाइक्लिक की टाइप्स थे। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ, जिसमें कार्बन सारे नहीं है जो रिंग बना रहे हैं, उनके अलावा कोई एटम आ जाए। जैसे देखें यहां पे बेटा एक कार्बन है, मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, इसको CH 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 N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसमें बेटा बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक है। किस तरह एरोमेटिक है? ये इन 3 शर्तों को पूरा कर रहा है। इसमें रिंग है, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये रिंग आ गया, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए, लेकिन कार्बन नहीं है। अब जो हमारी बुक की डेफिनेशन है कि जी दोज रिंग कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, दोज आर कॉल्ड एरोमेटिक, तो ये तो उस डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू जो हमारी वो टेक्स्ट बुक है। तो ये कहलाते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक हैं लेकिन इनमें बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। शर्तें पूरी हो रही हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा इसमें। ये कहलाता है पाइरिडीन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग आ जाए और नाइट्रोजन एक एटम हो, बाकी सारे कार्बन है, ये जितने कोने, हर कोने पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये पायरोल कहलाता है। पायरोल भी एरोमेटिक है। कैसे? इसमें बेटा ये आखिरी शर्त जो मैंने भी आपको बताई थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये मैंने डॉट शो किए हैं, ये लॉन पेयर है। ये देखें बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, पहली शर्त पूरी हुई, और फिर तीसरी शर्त पूरी हो रही है वाली, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर। ये लॉन पेयर है बेटा जो एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहा है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के 2 यहां पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। तो पायरोल हो गया, सल्फर आ जाए तो थायोफीन हो गया, ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरान हो गया। ये 4 कंपाउंड्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक हैं, इनमें एक एक हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर इनके पाई बॉन्ड खत्म कर दिया जाए, जैसे पाइरिडीन में पाई बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो उसका नाम बनता है पायरोलिडीन। ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। अगर ये फ्यूरान में सारे पाई बॉन्ड खत्म कर दिए जाएं, तो उसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये भी हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेटा देखें, MCQs आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहली ऑप्शन है पाइरिडीन, दूसरी ऑप्शन है नेफ्थलीन,
तीसरी है टोलुइन और चौथी है बेंजल्डिहाइड। पायरिडीन बेटा आपको बता दिया वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये देखें ये नेफ्थलीन है। इसमें सारे कार्बन या दो जो ना वो हमारे पास रिंग है जिनमें सारे कार्बन होते हैं, ये होमोसाइक्लिक की टाइप है। टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, ये भी रिंग बनाने वाले सारे सेम एटम होते हैं, ये भी होमोसाइक्लिक है। और बेंजल्डिहाइड में भी रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा, चार्ली और डेल्टा ये होमोसाइक्लिक है। पायरिडीन जो है मैं बता चुका हूं आपको, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम आर कॉल्ड, कि वो कंपाउंड जिनमें ओपन चेन होती है उनको क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन है एलिफेटिक, दूसरी ऑप्शन है एरोमेटिक, तीसरी एलिसाइक्लिक और चौथी हाइड्रोसाइक्लिक।